राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी ना। अभी रिसेंटली मतलब आरआरबी के आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सबको क्वेरी रहती है कि हम लोग कैसे अपना सिलेबस कवर करें, कहाँ से स्टार्ट करें और मतलब कैसे उसको कंप्लीट करें ताकि हमारे मॉक में मतलब अच्छे मार्क्स हों। बहुत से स्टूडेंट हैं मतलब अपना फाउंडेशन कर लेते हैं लेकिन फिर भी उनके 50+ मार्क्स नहीं जाते हैं। पहले लास्ट ईयर मेरे भी साथ ऐसा होता था कि मैं कितना भी मतलब उसको रिवीजन करूँ, कितना भी कुछ करूँ ना, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। लेकिन अब की बार मैंने उन चीज़ को मतलब एनालिसिस किया कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किए हैं और क्या क्या मिस्टेक की जिस वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे ना। तो क्या करते हैं ना, मॉक में जब भी मॉक लगाते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, मॉक लगाया, उसके मार्क्स देखे, परसेंटाइल देखे और उसको स्किप कर दिया। तो उसको एनालिसिस करना और कैसे करना, मतलब सही तरीके से करना या फिर उसको देख लेना कि इतने सही है इतने गलत हैं और ये क्वेश्चन मेरा गलत है ये सही है, उसी को छोड़ के फिर नेक्स्ट मॉक पे स्टार्ट कर देते हैं। या फिर अपनी जो भी मतलब जो डेली रूटीन है या फिक्स मतलब जो है कि टारगेट बनाए हुए हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, ये कोई डाउट नहीं है कि कोई हार्ड वर्क करता नहीं है। मतलब 50 से मतलब 80% तक बहुत सारे स्टूडेंट है जो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क है ना बहुत कम लोग करते हैं। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना हार्ड वर्क के साथ, वो ही लोग सक्सेस होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप हार्ड वर्क किए जा रहे हो और उसमें स्मार्ट वर्क को ऐड नहीं किया ना तो आप बहुत पीछे हो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो हमेशा स्मार्ट वर्क ही मांगती है। ये हार्ड वर्क का मतलब थोड़ा सा मॉडरेट वर्जन हो गया है कि आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा तभी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा और आपकी जो एस्पिरेंट वाली जर्नी है ना ये कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि मतलब हम मॉक कितने मॉक लगाएं। तो मॉक की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना पॉसिबल हो। मतलब वीक में 7 मॉक भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक मॉक में भी आपका काम चल सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको उसको एनालिसिस अच्छे से करना है कि कौन से मेरे क्वेश्चंस गलत हुए और कौन से क्वेश्चंस मुझे आते थे फिर भी मेरे गलत हुए, कौन से क्वेश्चंस आते थे और मैंने स्किप कर दिए। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी माइनर सी चीजें होती है जो हमें मतलब बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारे पे, मतलब मॉक पे डालती हैं। तो उसके लिए है ना 50+ मार्क्स लाने के लिए पीओ वाले में, कलरक वाले में तो आपको मतलब आरआरबी वाले में तो 70+ मार्क्स होंगे ना, तभी आपका सिलेक्शन श्योर मानो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वरना पता चला कि आपने मतलब 70+ अटेम्प्ट किए और उसी में आप मान के चल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन में भी मेरे सी हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं कैसे क्या होता है, बहुत बार कम हो जाते हैं, बहुत बार इंक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट ईयर एक बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैंने 39 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 41 मेरे मार्क्स आए हुए थे ना। मतलब ऐसा कुछ था, मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ था कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, मुझे अच्छे से याद है वो मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन था ना, वो छोड़ दिया था मैंने। 39 ही मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 41 मेरे मार्क्स आए हुए थे। तो क्या था, नॉर्मलाइजेशन था या क्या था, मुझे खुद भी पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। और कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ वो भी अब तक कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। मतलब सब लोग बताते हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन आईबीपीएस की तरफ से कोई भी क्लियरेंस नहीं है कि ऐसे हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। तो इसकी वजह से मतलब अब की बार आईबीपीएस पीओ वाला जो था ना उसके अंदर भी बहुत सारे एरर देखने के लिए मिले थे कि स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, हमारे 0 मार्क्स आए, हमारे 1 मार्क्स आए हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इतने कम नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा ऐसा भी होता है बहुत बार कि मतलब क्लियरिटी नहीं होने की वजह से बच्चों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अब की बार एसबीआई पीओ में भी हुआ है और अभी एसबीआई कलर का सब लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन एसबीआई पीओ का रिजल्ट देखने के बाद में ना सबको ऐसे फोबिया हो रहा है कि पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है। तो अभी थोड़ी सी कुछ चीजें बताती हूँ जो आपको मतलब अभी अपनी फेज में ऐड ऑन करनी है। पहला देखो ना, फाउंडेशन करने के बाद में है ना, आपको ये नहीं कि फाउंडेशन को बार बार में देखे जा रहे हो। हाँ, ये है कि कोई स्टूडेंट बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है ना, उसको ये फाउंडेशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी करना पड़ सकता है। अगर थोड़ा सा ठीक हो तो 2 बार में काम चल जाए, और ये है कि थोड़ा मतलब आप मतलब एक से थोड़ा सा ऊपर है तो 1 बार में भी काम चल जाएगा। उसके बाद जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतनी प्रैक्टिस करो। मतलब ये है कि प्रैक्टिस के लिए 1% भी नहीं है कि कल पे डाले कि आज इस टॉपिक को पढ़ लेते हो कल प्रैक्टिस करो। आज अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आज को आज ही करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस आज ही करो उसके लिए। हाँ, कम करो लेकिन करो जरूर आज। ये नहीं कि आज आपने टॉपिक पढ़ा कल उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आज ही उसकी प्रैक्टिस करो, आज ही उसको रीड करो। हाँ, कल ये कि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड ऑन करके कल फिर से उसको दोबारा से कर लो। और ये है कि एक रिसाइकिल बना लोगे, है ना, मतलब 1 महीने बाद में वो टॉपिक दोबारा से आपके रिशेड्यूल होना चाहिए कि हाँ ये 1 महीने पहले मैंने पढ़ा था। कोई 15 दिन का बनाता है, कोई 1 महीने का बनाता है, कितने भी दिन का बनाओ, लेकिन रिसाइकिल होना चाहिए कि मतलब इसको मैंने पढ़ा फिर इसको दोबारा से एक बार टाइम दो, फिर तीसरी बार इसको टाइम दो। अगर आप पॉसिबल हो तो उसको मतलब मल्टीपल टाइम मतलब टाइम देते रहो कि हाँ 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, जब भी आपका टाइम मिले ना उसको टॉपिक को दोबारा से एक बार मतलब उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो कि मुझे मतलब याद है तो मैं भूल तो नहीं गया उस चीज को। तो ऐसी चीजें बहुत सारी बात याद रखनी है। दूसरी चीज है, मॉक आप जब भी लगाओ ना तो उसमें आप अटेम्प्ट मत देखो कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें देखो एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब हम स्पीड पे जब काम करते हैं तो एक्यूरेसी मतलब मेंटेन नहीं होती, और जब एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो स्पीड मेंटेन नहीं होती है। तो उसमें ये है कि एक्यूरेसी तो मस्ट है, उसको तो आप मतलब 1% भी ये मत लेके चलो, उसमें तो आप मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो ना।
आपको डेफिनेटली एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड में ये है, कलरक वाले में आपको स्पीड पे बहुत काम करना पड़ेगा। उसमें ये है क्वेश्चन भी छोटे होते हैं, इतने लेंथी भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए उसके लिए। लेकिन पीओ वाले में एक्यूरेसी ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाती है आपके लिए। और तीसरी चीज ये होती है कि कंसिस्टेंसी जिस स्टूडेंट की रहेगी ना, वो मतलब उस स्टूडेंट को भी छोड़ देगा जो मतलब टॉपर है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके 95 प्लस भी मार्क्स आए हुए हैं और वो भी मतलब जॉबलेस हैं। और मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिनके 60% है और वो भी जॉब करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये मत लेके चलो कि मेरे तो मतलब पहले ग्रेजुएशन में 12th में 10th में 60% है 70% है, मेरा तो कहाँ सिलेक्शन होगा, 90% वाले स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट मतलब कंसिस्टेंसी के साथ करेगा, अपने आप को एनालिसिस करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा ना, मेक श्योर वो जो टॉपर है उसको भी पीछे छोड़ देगा। तो ऐसा मतलब ये अपने माइंड में बहुत सारे मतलब माइंड में हम तो सेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं ना वो माइंड सेट करवाते हैं। देख इसके 90% आए हैं ना, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बैंक में, बैंक इतना टफ होता है, तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो वो तो बिल्कुल ही निकाल दो। और अगर ऐसा आपको कोई बोलता है ना, तो उसकी तो बातें सुनना ही बंद कर दो, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट का काम करेगा। और बहुत अगर आप सच में बैंकिंग की मतलब जॉब चाहते हैं ना, तो जो नेगेटिव है ना उनको पॉजिटिव लेके चलो। इसने मुझे ये बात बोली है ना कि 90% वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होता है, 60% वाले का नहीं होता है ना, तो ये लोगों कि मैं करके दिखाऊंगा 60 मतलब 90% वाले बच्चे को मतलब कम्पीट करके दिखाऊंगा कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। तो वो चीज़ लेके चलनी है। और बहुत बार ऐसे स्टूडेंट की क्वेरी आते हैं ना कि मतलब ऐसे बोल देते हैं कि मेरा तो 3 साल में सिलेक्शन हुआ, मेरा 5 साल में सिलेक्शन हुआ, तुम 6 महीने में कैसे सिलेक्शन ले लोगे? तो भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 6 महीने में भी सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का मतलब मैंने इंटरव्यू देखे हैं, मतलब ऐसे बताते भी हैं। मैंने बहुत बारी हमारे पड़ोस में भी एक सुना था मैंने कि उसने 8 महीने में सिलेक्शन ले लिया था अपना ना। वो क्या था उसके अंदर, पहले उनको मतलब पहले से ही क्लियर होता है कि मतलब मेरे को तो बैंक में ही जाना है, या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई होता है जो उसको अच्छे से गाइड करता है, जैसे हर चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो मतलब स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है ना, उस टाइम पे वो हर डिटेल चेक करता है कि कहाँ से सिलेबस करना है, कौन सा टीचर बेस्ट है, और किसका मुझे फाउंडेशन करना है, कहाँ से मुझे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी मुझे बुक परचेज करनी है। तो आप जब भी मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, जो बिगनर है ना वो उनके लिए मस्ट ये कि जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो ना, तो ये करो कि आप मतलब हर एक डिटेल चेक करो कि मुझे क्या बुक चाहिए, क्या फाउंडेशन चाहिए, कौन सा टीचर चाहिए, कौन सा टीचर बेस्ट है। बेस्ट टीचर्स के लिए तो ये है अरुण सर और निमिषा मैम इंग्लिश के लिए, आशीष सर नहीं विशाल सर और निमिषा मैम तो इंग्लिश के लिए, और अरुण सर और आशीष सर है मैथ के लिए। और रीजनिंग के लिए मैं हमेशा पुनीत सर से बेस्ट कोई टीचर नहीं है। मतलब कोई कुछ भी बोलता है लेकिन मैं हमेशा पुनीत सर को ही बेस्ट मानती हूँ। वो पढ़ाने में भी बेस्ट है और मोटिवेट करने में भी बेस्ट है, और दूसरा मतलब क्लियरिटी है उनकी, मतलब बोलेंगे जो भी बात है ना क्लियर बोलते हैं। और अभिजीत सर से ज़्यादा अच्छा करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ाता, मुझे तो आज तक कोई लगा नहीं। मैंने काफ़ी टीचर्स का ट्राई करके देखा, क्योंकि मतलब पहले होता है ना कि भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा तो देखेंगे भाई क्यों नहीं हो रहा, किसी और टीचर से पढ़ के देखें। तो बीच में मैं एक बार ट्राई करके देखा था, काफ़ी टीचर्स के क्लासेस वगैरह ट्राई करके देखा, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने सारी डिटेल्स जितनी अभिजीत सर की क्लास में देखी ना, किसी टीचर की क्लास में नहीं देखी है। तो क्लियर करने के लिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। जब सर बैंकिंग की भी न्यूज करवाते हैं ना, उसमें भी अगर कोई टर्म्स आ जाती है, कोई नाम आ जाता है, कोई वर्ड आ जाता है ना, सर उसके बारे में बताते हैं कि ये इसका मीन ये होता है, ये यहाँ यूज होता है, ये बैंक की ये सिचुएशन होती है, सब कुछ बताते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप मतलब उस क्लास में उठा के ये बोल दो कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। क्लास में ही मतलब 70-80% आपको समझ आ जाता है। उसके बाद बचता है मतलब 30 से 20% आपको मतलब याद करना बचता है, वो आप पीडीएफ से याद कर लो, आपका 100% हो जाता है इसके अंदर। मैथ का भी फाउंडेशन क्लास देखो, उसके बाद रिवीजन करते रहो। मतलब जितने क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, उतनी ही क्लियरिटी आती रहेगी। इंग्लिश में भी फाउंडेशन एक बार देखा, उसके रूल्स को बार बार रिवीजन करते रहो, और उस पर एरर वाले क्वेश्चन करते रहो, और प्लस में रीडिंग करते रहो। और उस पजल मतलब रीजनिंग के लिए मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग है या फिर जो वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, उनमें इतना टाइम नहीं लगता, नहीं इतना उनका बेसिक होता है। एक बार उनको देखो, फिर प्रैक्टिस करो, मतलब 500 क्वेश्चन करोगे वो मेच्योर हो जाएगा। उसके बाद में जो ये बोलते हैं कि पजल्स नहीं हो रही हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है, प्री वाली पजल्स ही नहीं बन रही, मेंस वाली कैसे बनेंगी, वो तो बहुत लेंथी आती हैं। तो देखो है ना, स्टार्टिंग में सबको इतना टाइम लगता है कि समझने में, उसके लिए पुनीत सर की क्लास है 100 रूल ऑफ पजल की, वो वाली क्लास करो, और उसके बाद में पजल बनाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आधा घंटा लगेगा, फिर 15 मिनट पे जाओ, फिर 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, फिर 2.5 मिनट पे, ऐसे कम होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये नहीं लो कि उसका 2.5 मिनट में हो रहा है, मेरा आधे घंटे में हो रहा है। भाई उसका भी पहले आधा घंटा ही लग रहा था, उसने मैं मतलब इम्प्लीमेंट किया, रूल्स देखे, उसके बाद में टाइम रिड्यूस हुआ है। और आप उसी सिचुएशन पे हो जो वो यहाँ पे पहले था, और उसने मेहनत करके वो यहाँ पे पहुंचा है। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए और आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकती। तो
अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर मतलब कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और थैंक यू सो मच।